हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को नमः शिवाय। यदि हम अपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो उसका जो एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है वो है हिस्ट्री। और हिस्ट्री की यदि हम बात करते हैं तो हिस्ट्री हमको किस तरीके से पढ़नी रहती है, तो हिस्ट्री के अंदर हमको एक एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना है, हमको मीडिवल हिस्ट्री पढ़ना रहता है, हमको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना रहता है। तो आज के इस क्लास में हम मध्यकालीन इतिहास यानी कि मीडिवल हिस्ट्री डील करने वाले हैं। तो आप सभी ये वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ये डेफिनेटली हेल्प करने वाला है। क्योंकि आजकल यदि हम रीसेंट एग्जाम का पैटर्न देखें तो उसमें मीडिवल हिस्ट्री से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोगों के लिए ये जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो हम आज की सेशन को स्टार्ट करेंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आपको आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा कि यहाँ पे ये चीज समझ में नहीं आया है। मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को चीजें मैं एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में बता सकूं। और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी इसका लाभ ले सके। यदि हम मीडिवल हिस्ट्री की बात करें, मीडिवल इंडियन हिस्ट्री की बात करें, तो इसमें यदि हम सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है ना, एग्जाम की डिमांड क्या है, हमें पढ़ना क्या है, तो सबसे पहले हमें इसमें पढ़ना रहता है भारत पर अरबों का आक्रमण, अरब इन्वेजन इन इंडिया। ठीक है। फिर उसके बाद महमूद गजनी, फिर मोहम्मद गौरी सल्तनत काल पढ़ना रहता है हमें, विजयनगर साम्राज्य, बाहमनी राज्य, स्वतंत्र प्रांतीय राज्य, सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन, मुगल साम्राज्य, मुगल शासन व्यवस्था और मराठों का उत्कर्ष। ये 12 चैप्टर्स हैं जिसके अंतर्गत हमको मध्यकालीन भारतीय इतिहास को कवर करना रहता है। तो चलिए एक एक करके हम अपने इस जो हमारे 12 टॉपिक हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास के, उसको हम कवर करते हैं। सबसे पहले हम भारत पर अरबों का आक्रमण इसकी बात करें तो भारत पर यदि आक्रमण जो हुआ है वो कौन सा हुआ है, मुस्लिम आक्रमण। ये क्या मतलब कि मुस्लिम आक्रमण इन व्हाट सेंस, तो इसको हम दो भागों में विभाजित करेंगे। कैसा हम विभाजित कर रहे हैं, अरब मुस्लिम आक्रमण यानी कि अरबों ने जो किया, मुस्लिम ही है तो जो अरबों ने किया, और एक तुर्की मुस्लिम आक्रमण। तो अरब से जो आक्रमण हमारे भारत में हुआ वो किसने किया था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था 712 एडी में। ठीक है। कब, याद करते हुए चलिएगा, यदि अरबी आक्रमण की बात करेंगे तो मोहम्मद बिन कासिम का हमको नाम याद रखना है। वहीं यदि हम तुर्की मुस्लिम आक्रमण की बात करते हैं तो महमूद गजनवी का याद हमें रखना है इसका नाम, और फिर उसके बाद मोहम्मद गौरी, और उसके बाद दिल्ली सल्तनत काल। हम नॉर्मली यदि हम मध्यकालीन इतिहास को डील करते हैं तो हम स्टार्ट कर देते हैं कि सुल्तानों का आक्रमण हुआ। जी हाँ, बिल्कुल सुल्तानों का आक्रमण हुआ, लेकिन उससे पहले की भूमिका किसने रख दी थी भारत में आक्रमण के माध्यम से, तो वो था महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी। ठीक है, जो कि तुर्क से आए हुए मुस्लिम थे। ये कहां से आए थे, तुर्क से आए हुए मुस्लिम थे। यही यदि मोहम्मद बिन कासिम की बात करेंगे तो वो अरब से आया था, अरबी था वो। ठीक है। फिर यदि हम आगे चलें, मोहम्मद बिन कासिम की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये अरबी था और इसने भारत पर 712 एडी में आक्रमण किया था। तो युद्ध भी हुआ होगा, तो किसके खिलाफ ये युद्ध हुआ था, तो सिंध के राजा दाहिर के साथ युद्ध हुआ था, और उस युद्ध का नाम है रावर, या आप बोल सकते हो रिवार का युद्ध। क्या मैंने आपको बताया कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में 712 एडी में आक्रमण किया, और जिसके साथ उसने युद्ध किया था वो सिंध का राजा दाहिर था। ठीक है। और इस युद्ध का नाम पड़ा
रावर या रेवार का युद्ध। लेकिन अब आक्रमण किया तो कुछ तो उद्देश्य उसके रहे होंगे। क्या क्या उद्देश्य थे उसके? तो धन दौलत लूटना। भारत को क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया। तो उसका प्रथम उद्देश्य क्या था? धन दौलत लूटना। फिर उसके बाद यदि हम बात करें तो वो जैसा कि हमने देखा कि मुस्लिम है तो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता था हमारे भारत में। और लेकिन एक तत्कालिक कारण क्या था? इमीडिएट रीजन क्या था? तो इराक के शासक अल हज्जाज के समुद्री जहाज को सिंध के देवल में समुद्री लुटेरों ने लूटा था। ठीक है, समुद्री लुटेरों ने लूट लिया था। तो इराक के शासक अल इज्जाज के समुद्री जहाज को सिंध के देवल में लूटा गया था। तो उसने सिंध में क्या कर दिया? अटैक कर दिया। अटैक कर दिया तो वो क्या है? इमीडिएट रीजन, यानी कि तुमने मुझे मारा तो मैं भी तुझे मारूंगा, तुमने मुझे लूटा तो मैं भी तुझे लूटूंगा, बस ये है। तो फिर उसके बाद में यदि हम बात करें कि ये तो 712 की बात हो गई। फिर उसके बाद मुल्तान पर आक्रमण हुआ था 713 में। कब हुआ था? मुल्तान पर आक्रमण हुआ 713। और इसके बारे में हमें पता कैसे चला? तो हमको चचनामा से पता चलता है। चचनामा एग्जाम में पूछा जाता है कि चचनामा के लेखक कौन है? तो अली अहमद है। कौन है चचनामा के लेखक? अली अहमद। इसमें से हमें जानकारी प्राप्त हुई कि 713 एडी में मुल्तान पर आक्रमण हुआ था। ठीक है, किसने किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, जो कि अरबी था। ठीक, ये बात एकदम क्लियर है। अब यदि हम अरबी आक्रमण का भारत पर प्रभाव क्या पड़ा? आक्रमण तो हो गया, कुछ प्रभाव पड़ा होगा। क्या हुआ कि उस समय तक भारत में इस्लाम धर्म का बिल्कुल भी प्रचार प्रसार नहीं था, यानी कि इस्लाम धर्म अस्तित्व में नहीं आया था भारत में। फिर कब आया? तो 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने जब आक्रमण किया तो उसका वो उद्देश्य लेकर के आया था धन दौलत लूटना, और वो मुस्लिम था तो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता था। तो हम बोलेंगे कि अरबी आक्रमण का भारत पर प्रभाव ये पड़ा कि भारत में इस्लाम का प्रादुर्भाव हुआ, यानी कि इमर्ज हुआ इस्लाम इंडिया में पहली बार। ठीक, भारत अरब संस्कृति यानी कि हमारी भारतीय और अरबी संस्कृति का मेल हो गया। ठीक, व्यापार ज्ञान विज्ञान का आदान प्रदान होना उस समय प्रारंभ हो गया। ठीक, ऊंट पालन की प्रथा पहले नहीं थी हमारे यहाँ हम ऊंट नहीं पाला करते थे, वो पालते थे। लेकिन अब भारत में भी स्टार्ट हो गया। क्या स्टार्ट हो गया? ऊंट पालन की प्रथा। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये याद रखेंगे हम लोग। खजूर की खेती, खजूर हम नहीं जान रहे थे उस समय तक, लेकिन प्रभाव ये हुआ कि अब हम खजूर भी जानने लग गए। तो खजूर की खेती हमारे यहाँ स्टार्ट हो गई। दिरहक कौन सी नामक दिरहम नामक मुद्रा का चलन स्टार्ट हो गया हमारे भारत में। ठीक है, जो कि क्या है? करेंसी है। अभी हम क्या बोलते हैं? रुपए बोलते हैं। तो कौन सी करेंसी स्टार्ट हो गई थी? दिरहम नामक करेंसी। ठीक है, जजिया नामक कर, जजिया नाम का कर आपसे हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि जजिया को इंट्रोड्यूस किसने किया? अरबों ने किया था। ठीक है, अरबी आक्रमण का प्रभाव ये पड़ा था कि जजिया नामक कर इंट्रोड्यूस हुआ। लेकिन ये वसूला किससे जाता था? ये वसूला केवल गैर मुस्लिमों से जाता था, यानी कि मुस्लिमों पर कोई जजिया नामक कर नहीं लगाया गया था मोहम्मद बिन कासिम या अरबों के द्वारा। ठीक है, जो मुस्लिम नहीं थे उनसे ये कर लिया जाता था, जजिया। ठीक है, फिर यदि हम भारत की बात करें तो ज्ञान विज्ञान का आदान प्रदान हुआ ना। तो भारत और अरब में जो ज्ञान विज्ञान का आदान प्रदान हुआ वो क्या है? दशमलव प्रणाली हमारी थी, उन्होंने अपनाई। हमारी है ना दशमलव प्रणाली, उन्होंने अपनाई। ठीक है, अरबों का था शब्द मॉनसून। हम बोलते ना मॉनसून आया, मॉनसून आया, तो वो कहा किसका शब्द है? उन्हें का शब्द है। हमने अपना लिया, उन्होंने हमारी दशमलव प्रणाली अपनाई, हमने मॉनसून नामक शब्द को अपनाया। हमने मानचित्र की कला यानी कि मैप जो हम बनाते हैं वो भी हमने सीखी। किससे? अरबों से सीखी हमने। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में
यदि हम बात करें तो आर्यभट्ट का जो सूर्य सिद्धांत है, चरक संहिता जो है, सुश्रुत संहिता, पंचतंत्र, इसका अरबी भाषा में अनुवाद किया गया है। किसमें? अरबी भाषा में अनुवाद किया गया है। ठीक है। फिर अजफाजरी ने ब्रह्मा सिद्धांत व खंडन खाद्य का अरबी में अनुवाद किया। ये उतना नहीं पूछा जाता है, बस आपको ये याद रखना है कि आर्यभट्ट का सूर्य सिद्धांत, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद हुआ है ना। अरब विज्ञान सच्चे अर्थों में अंतरराष्ट्रीय था। ये कहाँ पे लिखा है? सतीश चंद्र की पुस्तक में लिखा है। अरब साइंस वॉज ट्रूली इंटरनेशनल। सतीश चंद्र की बुक यदि आप पढ़ेंगे तो सतीश चंद्र का मानना है मध्यकालीन भारतीय इतिहास, अरब विज्ञान सच्चे अर्थों में अंतरराष्ट्रीय था, ऐसा कहा गया है। सतीश चंद्र जी ने कहा है। यदि आप बुक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये हमने अब तक क्या देख लिया? हमने देखा कि भारत में जो मुस्लिम का आक्रमण हुआ है, उस मुस्लिम को हमने दो भागों में बांटा था, अरबी और तुर्की। तो अरबी में हमने क्या पढ़ लिया? हमने मोहम्मद बिन कासिम को कवर किया है। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि चीजें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं। फिर यदि हम तुर्की, अब तुर्की क्योंकि इस्लामों का आक्रमण हो रहा है, तुर्की की यदि हम बात करें कि अब तुर्की से कौन आया, तो सबसे पहले जो भारत में आया वो था महमूद गजनवी। नाम आप सभी ने सुना भी होगा, महमूद गजनवी, है ना। इसके बारे में यदि हम बात करें तो 932 यानी कि 932 एडी में क्या हुआ? अल्पतगीन, क्या है? अल्पतगीन नामक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना की। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑटोमन एम्पायर कॉल्ड द गजनी एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर को ही क्या कहा जाता है? गजनी एम्पायर कहा जाता है। ठीक है। गजनी कहाँ है? तो गजनी अफगानिस्तान में है। कहाँ है? अफगानिस्तान है। ठीक है। तो ऑटोमन एम्पायर की नींव कब रखी गई? तो 932 में रखी गई। ठीक है। 977 एडी में दामाद व गुलाम सुबुक्तगीन ने हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल पर आक्रमण किया, यानी कि सन इन लॉ एंड स्लेव सुबुक्तगीन अटैक्ड जयपाल द रूलर ऑफ हिंदू रॉयल डायनेस्टी। यानी कि उनका अपना एम्पायर तो स्टैब्लिश हो गया, बिल्कुल ठीक है। अब क्या किए? वो अटैक किए। कहाँ अटैक किए? भारत में, यानी कि हिंदू रॉयल डायनेस्टी, यानी कि हिंदू शाही वंश पर इस्लामों का आक्रमण हो रहा है। कब? तो 977 में हुआ। ठीक है। ये भारत पर पहला तुर्की मुस्लिम आक्रमण था। क्या था? याद रखेंगे, अरबी आक्रमण तो 712 में हुआ, लेकिन तुर्की आक्रमण 977 एडी में हुआ है। ठीक, समझ में आया। फिर ये भारत पर पहला तुर्की आक्रमण था। यही यदि हम बात करें 998 यानी कि 998 एडी में सुबुक्तगीन का पुत्र महमूद गजनवी अब शासक बन गया। अब तक नहीं बना था, लेकिन अब बन गया। सुबुक्तगीन का बेटा है ये। कौन है? सुबुक्तगीन का बेटा है। सन इन लॉ एंड स्लेव ऑफ सुबुक्तगीन, यानी कि दामाद व गुलाम सुबुक्तगीन ने क्या किया था? हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल पर आक्रमण किया। अब सुबुक्तगीन का बेटा है महमूद गजनवी, अभी ये क्या बन गया? रूलर बन गया। इसको जो उपाधियां मिली वो बगदाद के खलीफा अल आदिल बिल्लाह, क्या है? बगदाद के खलीफा अल आदिल बिल्लाह, अलग अलग इसकी अब उपाधियां देखो क्या क्या बोला जाता था इसको। यामीन उद दौला, यामीन उल मिल्लाह और सुल्तान, यानी कि सुल्तान शब्द पहली बार किसके नाम के आगे लगा? तो महमूद गजनवी के नाम के आगे लगा। याद रखेंगे आप लोग। ठीक, तो ये पूछा गया है। ये बाकी चीजें एग्जाम में हमारी उतना नहीं पूछी गई हैं, लेकिन सुल्तान शब्द सबसे पहले किसके नाम के आगे लगा? तो महमूद गजनवी के, जो कि तुर्की है। ठीक, इसको क्या बोला जाता था? गाजी और बुत शिकन, यानी कि मूर्ति भंजक। क्यों बोला गया इसको मूर्ति भंजक? आगे देखेंगे। आइडल ब्रेकर, क्या बोला गया था? आइडल ब्रेकर। और गाजी भी इसे कहा जाता था। किसको? महमूद गजनवी को। ठीक है।
फिर भारत पर गजनवी के प्रमुख आक्रमण की यदि हम बात करें तो इसने 17 बार भारत में आक्रमण किया, 17 अटैक्स इसने किए हैं इंडिया पे। कारण क्या था इसका इंडिया में अटैक करने का? तो भारत जैसा कि हम सब जानते हैं सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो धन प्राप्ति इसका प्रथम उद्देश्य था। फिर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार इसका उद्देश्य था। और क्या था कि मध्य एशिया में मैं अपने साम्राज्य का विस्तार करूं, ये इसका उद्देश्य था। ठीक, पहला कारण धन प्राप्ति, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार और अपना विस्तार, साम्राज्य विस्तार करना चाहता था ये। ठीक है, यदि हम बात करें कि हमने देखा कि इसने 17 आक्रमण किए, क्या पूरे आक्रमण एग्जाम में पूछे गए हैं क्या? नहीं, और पूछे नहीं भी जाते हैं। केवल हमें मुख्य मुख्य आक्रमण इसके याद रखने हैं। तो भारत में अधिकांश आक्रमण खैबर दर्रे का प्रयोग करके किया गया था। खैबर दर्रे का प्रयोग मतलब यदि हम बात करें, यदि हम इंडिया का मैप यदि ड्रॉ करेंगे ना, तो ये जो इधर का जो एरिया है ना, इधर के एरिया को यूज किया जाता था किसके लिए? आक्रमण के लिए। ये जो एरिया है, ये एरिया खैबर दर्रे को का प्रयोग करके क्या होता था? आक्रमण पूरे किए गए थे। ठीक है, उसमें से यदि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो प्रथम आक्रमण इसका कब हुआ था? तो 1000 में हुआ था, है ना। 1000 में हुआ तो ये भारत में अंदर अभी आया नहीं है, भारत के बाहर में है ये। बाहर में कहा? तो हिंदू शाही राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र पर पेशावर व अन्य इलाके पर आक्रमण हुआ है। तुर्क से आ रहा है ना। तो अभी इंडिया में एंटर किया नहीं है, पेशावर और अन्य इलाके पर जो हिंदू शाही राज्य जो थे वहां पर आक्रमण किया गया था 1000 में। तो प्रथम आक्रमण था इसका। द्वितीय आक्रमण 1001 में इसने किया जयपाल पर, जो कि हिंदू शाही राजा था। जैसे कि हमने देखा था सुबुक्तगीन ने किया था, है ना, सुबुक्तगीन। और सन इन लॉ जो उसका था, उसने पहला आक्रमण किया था। कब किया था? तो हमने देखा तो वो पहला भारत पर तुर्की आक्रमण हुआ था 977 यानी कि 977 पर। फिर 1001 में महमूद गजनवी ने किया, क्या किया इसने? इस गजनवी ने भी आक्रमण किया। तो 1001 में किया किस पर? तो हिंदू शाही राजा जयपाल पर। इसकी राजधानी वहिंद या उदभांडपुर जो कि पेशावर में है, उसकी ये राजधानी थी। तो इसने क्या किया? ये हार गया। कौन? जयपाल हार गया, आत्महत्या कर लिया। उसके आत्महत्या करने के बाद अब तख्त पर कौन बैठा? अब उसका बेटा जो आनंदपाल था, जयपाल का बेटा आनंदपाल, वो अब शासक बन गया। बिल्कुल ठीक है। आगे ये तो किसका? गजनवी का दूसरा अटैक था भारत पर। फिर 1014 पर थानेश्वर जो कि हरियाणा में पड़ता है, अब एंटर कर गया है ना। 14 में जब आक्रमण किया है इसने, 17 आक्रमण किए हैं, लेकिन जो मुख्य मुख्य है उसको बस हम देख रहे हैं। तो थानेश्वर जो कि हरियाणा में पड़ता है, वहां पे इसने मंदिर पर आक्रमण किया है। भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है, चंद्र स्वामिनी मंदिर उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चंद्र स्वामिनी मंदिर भगवान श्री कृष्ण का है हरियाणा में। वहां पर 1014 में इसने आक्रमण किया। 1018 में गंगा घाटी कन्नौज यानी कि मथुरा पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ है। तो गुर्जर प्रतिहार उस समय उनका शासन था। ठीक है, गुर्जर प्रतिहारों का शासन था। तो प्रथम मुस्लिम आक्रमण अब गंगा घाटी यानी कि मथुरा में हुआ। ठीक, कन्नौज मथुरा में हुआ। फिर 1019-20 में कलिंजर अभियान छेड़ा गया था, यानी कि उसमें चंदेल शासक विद्याधर था। चंदेलों का शासन था। 1019-20 की बात हो रही है ये। फिर उसके बाद यदि हम बात करें तो 1025 में गजनवी का 16वां आक्रमण भारत पे हुआ, और ये 16वां आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर हुआ, जो कि भगवान शिव का है। 12 ज्योतिर्लिंग के अंतर्गत सोमनाथ आता है। वहां आक्रमण हुआ। जब वहां आक्रमण हुआ तो शासन किसका था भारत पे, यानी कि उस क्षेत्र पर? तो वहां का जो शासक था वो था चालुक्य वंश का भीम प्रथम। कौन था? भीम प्रथम। सिंधु नदी पर जाटों ने लूटा। क्या है? सिंधु नदी पर जाटों ने लूटा। आपको याद क्या करना है? एग्जाम में हमसे पूछा जाता है
कि सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण हुआ था वो गजनवी का कौन से क्रम का आक्रमण था? तो 16वें क्रम का था, यानी कि 16वां आक्रमण था। कब हुआ? तो 1025 में हुआ। 17वां आक्रमण, जैसा कि हमने देखा कि ये 17 बार इसने भारत को लूटा, तो 17वां आक्रमण मुल्तान के पास खोखरो जाटों के विरुद्ध किया गया था। खोखरो जाटों के विरुद्ध 17वां आक्रमण जो कि 1027 में किया गया। तो आप देख रहे हैं 1000 से इसने आक्रमण चालू किया था, 1027 तक ये आक्रमण भारत पर 17 बार करता रहा। फिर 1030 में इसकी मृत्यु हो गई। क्या हुआ? अब ये मर गया। अब उसके बाद में इसके बारे में यदि हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो सेना में तिलक नामक हिंदू सेनापति इसने रखा था। इसका जो सेनापति था वो हिंदू था। क्या नाम था? तिलक नाम का था। ठीक। संस्कृत व अरब मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के इसने अब चलन में, मतलब प्रचलन में इसने लाए थे। संस्कृत व अरब मुद्रा लेख यानी कि संस्कृत भाषा और अरबी भाषा में लिखा हुआ चांदी का सिक्का जिसका नाम दिरहम था उस समय चलन में था। ठीक। प्रमुख साहित्यकारों की बात करेंगे कि गजनवी के समय के प्रमुख साहित्यकार कौन है? तो अल बरूनी की जो पुस्तक है वो है तहकीके हिंद, जो कि अरबी भाषा में है, तहकीके हिंद। ठीक है। फिरदौसी की है शाहनामा, जो कि महान फारसी ग्रंथ माना गया है। पूर्व का होमर और कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग कहा गया है। फिरदौसी ने कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग कहा। उत्बी दरबारी इतिहासकार था। किसका? गजनवी का। ठीक है। दरबारी इतिहासकार था उत्बी। ठीक। तारीख ए यामिनी, अरबी में इसने लिखा था तारीख ए यामिनी। बैहाकी तारीख ए सुबुक्तगीन पूर्वी पेप्स। क्या था? पूर्वी पेप्स। तो इसको अपने को याद करना है। अलबरूनी तहकीके हिंद, फिरदौसी शाहनामा, उत्बी कौन था? दरबारी इतिहासकार था जिसकी पुस्तक क्या है? तारीख ए यामिनी। बैहाकी तारीख ए सुबुक्तगीन। एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, मिलान करो, इसमें पूछा जाता है। फिर उसके बाद जो भारत पर आक्रमण हुआ जो कि तुर्की आक्रमण था, किसने किया? तो मोहम्मद गौरी ने किया। किसने? मोहम्मद गौरी, जो कि हम अपने आगे आने वाले नेक्स्ट सेशन में इसको यहां से कंटिन्यू करेंगे। अब तक हमने क्या देखा था कि 12 चैप्टर अपने को कवर करने हैं मध्यकालीन इतिहास में। मध्यकालीन इतिहास में जो हमको 12 चैप्टर कवर करने हैं उसमें हमने भारत पर अरबों का आक्रमण देख लिया और महमूद गजनी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट सेशन में मोहम्मद गौरी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज की सेशन को हम फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। आशा है आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी और आप लोग डेफिनेटली इसको याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक, रिवाइज करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए आप सभी को नमः शिवाय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।